आपने कहा कि 26 सितंबर 2026 को वॉर होगी और इंडिया शुरुआत उसकी करेगा। अभी आपने कहा कि एयर स्ट्राइक होगी। 5 मई से 24 मई के बीच में योग बन चुके हैं। भारत स्ट्राइक करेगा। ये एयर स्ट्राइक भी होगी, मिसाइल अटैक भी होंगे। जो हमारी जल सेना है वो भी अटैक करेगी, थल सेना के द्वारा भी अटैक होगा। मैंने ये सोचा, मेरी पूरी टीम ने ये सोचा कि क्या ज्योतिष के जरिए युद्ध की भविष्यवाणी हो सकती है, दो देशों का भविष्य प्रिडिक्ट हो सकता है। क्या पाकिस्तान की कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि वो गर्त में जाएगा या आगे की ओर बढ़ेगा। ये सब जानने के लिए हमें एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत थी जो आकलन भर से आपको भविष्य ना बताए, बल्कि जिनकी भविष्यवाणी हमेशा सटीक होती हो। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, इस आधार पर मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में जो एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं उनकी कही हुई ज़्यादातर बातें सही होती हैं और पिछले पॉडकास्ट में उन्होंने खुद मुझे जो बताया था उसमें बहुत सी चीज़ें सही हुई थी। वो क्या क्या था ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल परिचय आपको करवा देती हूँ। मशहूर एस्ट्रोलॉजर, जाने माने एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटीज़ के एस्ट्रोलॉजर, फाइनेंस के बारे में जो आपको बता देते हैं, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसमें महारत जिन्हें हासिल है वो प्रशांत कपूर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इन योर पॉडकास्ट एंड व्यूअर्स। आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर। 2025 के बारे में आई रिमेंबर जो पीछे डिस्कशन हमारे हुए थे और अभी जो सिचुएशन चल रही है तो काफ़ी वनरेबल है। और 2025-26 में अभी बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरह से अभी वॉर लाइक सिचुएशन भी चल रही है। आज 3 मई है एंड आई थिंक एक मैंने बात भी कही थी, अगर आपको याद होगा, कि मई में कुछ युद्ध होने वाला है एंड भारत कोई युद्ध करेगा। तो देखिए वो टाइम शुरू हो चुका है और ये 5 मई के आसपास अभी हालात बनेंगे और 24 मई के बीच बीच में पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। एंड शालिनी, मुझे मालूम है कि आप भी ज्योतिष के स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं ज्योतिष सीख चुका हूं। जब आप ऐसे कहोगे कि ज्योतिष सीख लिए हैं तो मतलब आप कुछ नहीं आता आपको। तो आपको भी मालूम है कि जो 8th हाउस होता है कुंडली में, हिडन एसेट्स एंड और हिडन लॉसेस। तो अभी 8th हाउस का सक्रिय होना पाकिस्तान की कुंडली में, ये जो अटैक होगा ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा इस बार कि अटैक हो कहाँ से रहा है। क्या भारत ने अटैक किया है? क्या अफ़गानिस्तान के थ्रू अटैक हो रहा है? क्या वहाँ से ईरान अटैक कर रहा है? या जो बलोच आर्मी है क्या वो अटैक कर रही है? देखिए, युद्ध के एक नियम होते हैं, युद्ध की स्ट्रेटजीज होती हैं। छापामार युद्ध अलग है, लेकिन जब आप खुल के वॉर करते हैं, फ्रंट युद्ध होते हैं फ्रंट वॉर पे। सो अगर आपने देखा होगा, चाणक्य नीति से लेकर जितने भी नीतिज्ञ थे हमेशा यही कहते थे अपने राजाओं को कि अगर 8 दिशाएं हैं, अगर 8 द्वार हैं, तो किसी एक द्वार को पहले ओपन किया जाए। पहले एक फ्रंट पे फाइट लड़ना इज़ ऑलवेज गुड, चाहे उसमें किसी की भी जीत या हार हो, लेकिन उसमें कैजुअलिटीज़ कम होती हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके ऊपर अगर 8 दिशाओं से युद्ध थोप दिया जाए एंड अगर आप मजबूर हो जाएं कि आपको 8 के 8 फ्रंट ओपन करने पड़ेंगे, तो और ये भी पता हो कि हम सक्षम नहीं हैं युद्ध के लिए, तो हार होना तय है। और यही अभी होने वाला है। अभी आई नो कि अभी बहुत एक मंजर ऐसा है कि बहुत लोग परेशान हैं। जो हमारे सोचिए सिविलियंस, 28 लोगों की जान ली गई, बेसिकली शहादत दी है एक तरह से उन्होंने। किसी के साथ साथ भी हो सकता था, शालिनी आपके साथ, मेरे साथ। और जिस तरह से आप धर्म पूछ पूछ के गोलियां चला रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आई थिंक प्रेडिक्शन में हमने ये बात भी की थी कि ये 29 मार्च के आसपास, अप्रैल में इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि 2 समुदायों के बीच में, धर्म और पंथों के बीच में युद्ध होंगे। लेकिन डीकोड करना उनको किस तरीके से होंगे, क्या नैरेटिव्स बनेंगे मार्केट में, क्या लोगों की सोच होगी। सो कहीं ना कहीं ज्योतिष अपने आप में अटैच हो ही जाता है। अब आप सोचिए जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है वो क्या हो रहा है। कश्मीर जहाँ पे एक एक घाटी में जहाँ पे एक शांति व्यवस्था आ चुकी थी, आज अगर उन लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो डेफिनेटली वो लोग हथियार उठाने पर, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है उन लोगों को पहले से, बिल्कुल इन चीज़ों के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। हाँ। एंड वही शत्रु हमारा चाहता था
अभी सिचुएशन वहाँ पर ख़राब है। अभी भी देश में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं भारत की कुंडली में, सिचुएशन सही नहीं है। अगर मैं 14 अगस्त की कुंडली बनाता हूँ 2025 की, नॉट 15 अगस्त, क्योंकि सूर्य के बारे में देखा जाता है कि सूर्य विधि कुंडली या तो वर्ष लगन कुंडली, क्योंकि सूर्य उस पर्टिकुलर डिग्री पे कब आते हैं। तो ये 14 अगस्त रात को 11:23 के आसपास योग बनेगा, जब सूर्य सेम डिग्री पर आएंगे जब हम आज़ाद हुए थे। वर्ष लगन और जन्म लगन वृषभ राशि के ही आने वाले हैं, तो भारत के लिए ये वर्ष भी एक मृत्यु का वर्ष माना जाएगा 15 अगस्त 2026 तक। तो जब ये विश्लेषण हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि ये मृत्यु का वर्ष है, और यही जब सिद्धांत एक आम जातक की कुंडली पर अप्लाई होते हैं, तो उन्हें समाधान दिए जाते हैं कि अगर आप ये समाधान करेंगे तो 99% प्रोटेक्शन रहेगी। कोई छोटी मोटी चोट लगेगी कि मान लीजिए किसी को चोट लग गई तो 2 दिन के लिए कोई पेन रहा, किसी ने डिक्लोपेन ले ली या कोई भी पेन किलर ले लिया तो ठीक हो गया जातक 3 दिन के बाद, तो दैट्स कॉल्ड रेमेडीज़। लेकिन जब आती है बात देशों की, युद्ध के बारे में, और जब इस तरह की कुंडलियों में योग बन जाते हैं, जैसे कि इजराइल की कुंडली में एक योग बना हुआ है कि षष्ठेश इज ऑलवेज सक्रिय, एक्टिव, कि जब षष्ठेश एक्टिव है तो वो क्या करेगा, युद्ध में आपको लगाए रखेगा। आप युद्ध से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। आप देखते रहिएगा, इजराइल कभी भी युद्ध से बाहर नहीं आएगा। कुंडली में ही योग बने हुए हैं। अच्छा। सिमिलरली भारत की कुंडली में योग बना है कि ये जो वर्ष एंड जन्म लगन कुंडली 14 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक मृत्यु योग बना रही है, इसके लिए भारत की एजेंसियों को पहले ही तैयार होना होगा। वो कहते हैं ना, गिद्ध की नज़र रखनी होगी कि कहीं ऐसी घटना तो नहीं घटने जा रही है जिसके बारे में आपको अंदेशा ही ना हो पहले, और ये चीज़ें देखने को आएंगी बाद में भी। मृत्यु योग का क्या मतलब होता है? आपने कहा अगर किसी की पर्सनल कुंडली में मृत्यु योग बन रहा हो तो हम उसको वैसी रेमेडीज देते हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मृत्यु हो जाएगी? जी नहीं, मृत्यु नहीं हो जाएगी, मृत्यु हाँ। तुल्य कष्ट होगा। द्विजन्मा वर्ष इसे कहते हैं। जब भी वर्ष लगन जन्म लगन कुंडली सेम आती है तो इसे द्विजन्मा वर्ष कहा जाता है ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन किसी जब देश की कुंडली में आता है तो भी वो द्विजन्मा वर्ष है। तो अगर वो आ ही चुका है तो मान के चलिए कि कुछ तो परेशानियां होंगी, लेकिन आपको उन परेशानियों से पार कैसे पाना है, उसके लिए तैयारी क्या होगी। कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ तो नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली जो हमारी एजेंसीज हैं, जो सरकार है, उसकी नज़र बहुत पैनी चाहिए, शार्प नज़र चाहिए, और तैयारी एडवांस में करनी पड़ेगी। अगर खतरा नहीं भी है तो भी तैयारी करनी पड़ेगी कि कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगी ये देश को गृह युद्ध में धकेलने की कोशिशें होंगी, और इससे हमें बचना है, और बचा सकती हैं एजेंसीज। तो जब ये प्रेडिक्शंस होती हैं तो एक मैसेज भी होता है। आपके पॉडकास्ट जो भी हम हो रहा है, दिस इज़ अ मैसेज फॉर द गवर्नमेंट एंड एजेंसीज कि पहले ही आप तैयारी कर लें। जैसे रशिया यूक्रेन वार की भी जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी और हो गई थी 6 माह के बाद एज इट इज़, तो दिस वाज ए मैसेज कि ये होने वाला है, तो रोकना है तो रोक लीजिए। ये पहले ही अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की जिद छोड़ देता है तो इतनी बड़ी तबाही नहीं मचती थी। तो दीज आर कॉल्ड प्रेडिक्शंस, जिनके सॉल्यूशंस सिर्फ उपचार जो होता है वो डिस्कशन के जरिए चीज़ों को ठीक किया जाता है या तैयारी की जाती है। प्रशांत जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। मैं अपने व्यूवर्स को पहले ये बता दूं कि हमने इसके पहले प्रशांत जी के साथ जो पॉडकास्ट किया टेक ऑफ विद एसकेटी में, उसमें 7 फरवरी को जब हमने उसका प्रीमियर किया तो तभी प्रशांत जी ने ये बता दिया था कि पहला तो देश में 2 धर्मों के बीच में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ प्रशांत जी ने ये भी कहा था कि सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो देश में दंगे हो सकते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जनवरी में किया था जब हमने रिकॉर्डिंग की इस पॉडकास्ट की, और 7 फरवरी को हमने प्रीमियर किया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे 2 से 3 महीने पहले ही प्रशांत जी ये बात बता चुके थे जो अभी देश के हालात हैं। इसके अलावा भी 2-3 प्रेडिक्शन आपने किए थे प्रशांत जी, जिनके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। आपने कहा था कि सोना 1 लाख के पार चला जाएगा, जो अब बस होने ही वाला है। मुझे लगता है जब तक हम इसका प्रीमियर करेंगे तब तक हो ही जाएगा शायद। और उस वक्त जब हमने रिकॉर्डिंग की थी तब ये 75,000 के अराउंड था सोना। इसके अलावा आपने ये भी कहा था प्रशांत जी कि कुछ कठोर फैसले सरकार की तरफ से लिए जाएंगे
साउथ चाइना सी में टेंशन हो सकती है, वो भी सही हुआ। आपने कहा था अमेरिका चाइना को दबाने की कोशिश करेगा, तब हमारे लिए सोच पाना बहुत मुश्किल था, तो वो भी सही हुआ। और इसीलिए जब ऐसे हालात देश में बने प्रशांत जी, तो हमें लगा आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है जो इस मुद्दे के ऊपर बता सके। अब मैं वो वापस से आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने जो कहा कि दो धर्मों के बीच में एक तो सांप्रदायिक उन्माद हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, और सरकार को सचेत रहना होगा। जी। तो अभी जो स्थिति देश की है, वो जो आपने इशारा किया था कि सचेत रहना होगा, तो दंगे जैसे हालात तो नहीं बनते अभी दिखाई दे रहे हैं, सरकार सचेत रही? अभी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं रेदर, और 14 अगस्त के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पंथ और धर्मों के बीच में दंगों के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो सरकार को अब और भी ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि नैरेटिव्स बदल चुके हैं, माइंडसेट बदल चुका है लोगों का। क्योंकि जो अभी हुआ कश्मीर में, ये आप हम दुनिया जानती है कि बहुत गलत हुआ है ये। और अगर जैसे अभी हम युद्ध की भी हालातों की बात करें, तो अभी पाकिस्तान के ऊपर 2 बार स्ट्राइक की जाएगी भारत के द्वारा। एक बार मई में की जाएगी, और ये चीज़ें बहुत लंबी चलेंगी। देखिए, अगर भारत आज चाहे तो 6 से 8 घंटों के युद्ध के द्वारा पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता है, लेकिन वो तर्कसंगत नहीं होगा। स्ट्रैटेजिकल वॉर इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज पाकिस्तान की कुंडली में षष्ठेश का 4th हाउस में चला जाना, छठा घर डिस्प्यूट्स का, और 4th घर आपकी प्रॉपर्टी का, चौथा घर आपकी जनता भी है। मतलब चौथा घर मतलब जनता भी त्रस्त होगी, और चौथे से चौथा चला गया आपका 7th हाउस, वो भी एफ्लिक्टेड है। मतलब जनता को सुखों का अभाव, जनता पाई पाई के लिए, पानी पानी के लिए त्रस्त हो जाएगी। और आप सोचिए, यही हुआ अभी। पानी हमने बंद किया और छोड़ा भी। बंद करने का भी नुकसान हुआ पाकिस्तान को, छोड़ने से बाढ़ आ गई। ना पानी ज़्यादा किसी काम का, और कम था तो उसके लिए सूखा पड़ना शुरू हो गया। पानी की वॉर। अब आप सोच लीजिए, दूसरी तरफ इकोनॉमिक वॉर भी की जाएगी अभी। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट उस लेवल पे नीचे गिरेगा कि 80 to 90% स्टॉक मार्केट विल फॉल। ऐसा ना हो जाए कि दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान में कभी स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज़ होती भी थी। आप सोचिए, ऐसे हालात बनेंगे। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अब आप देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट्स वापस ले जाना शुरू कर देंगे। इसके बाद पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। हालात ही ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान अभी रहेगा नहीं नक्शे में, क्योंकि पाकिस्तान अभी 5 से 6 खंडों में विभाजित होने वाला है। तो जो प्रोविंस बनेंगे, या कोई बीच में से देश भी निकल के आएंगे, तो उनके अपने नियम होंगे, अपने कानून, अपने संविधान, उनके अपने फिर स्टॉक मार्केट व्यवस्था, इकोनॉमी अलग बनने वाली है। अब पाकिस्तान उस लेवल पर पहुंच चुका है। ये जो प्रेडिक्शन है शालिनी जी, ठीक है, आपके साथ तो अभी डिस्कशन हुआ था 7 Feb 2025 को, लेकिन ये प्रेडिक्शन मैंने 2019 में मेरे एस्ट्रो कपूर चैनल में एक वीडियो के माध्यम से दे दी थी कि जैसे ही 26 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान की कुंडली में बुध का अंतर शुरू होगा, पाकिस्तान नक्शे से गायब होना शुरू हो जाएगा। और ये सिचुएशन बिल्कुल बन चुकी है। आप देखिए ना, थल से अटैक होगा, इकोनॉमिक वॉर छिड़ेगी, पानी की समस्या, भूखमरी की समस्या। वहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं अब देश छोड़कर विदेशों में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि अभी 3 दिन पहले की बात है कि वहाँ के जो सेना अध्यक्ष थे वो लंदन भाग चुके हैं, और अपना पैसा उन्होंने दुबई शिफ्ट कर दिया है। आर्मी ने वहाँ से रेजिग्नेशन देने शुरू कर दिए हैं। अब आर्मी रेजिग्नेशन देगी तो युद्ध लड़ेगा कौन? क्योंकि वहाँ के जो लड़ाके हैं, जैसे जो भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन जो भी वहाँ के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि कुछ नियम हैं, कुछ यूट्यूब की लिमिट्स हैं। तो जो वहाँ के जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिन्हें मैं कुछ नहीं मानता हूँ, सपोले हैं ये, बिकॉज जो भी कर रही है वो आर्मी कर रही है। बिकॉज पाकिस्तान की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में मंगल 3rd हाउस में 10th हाउस को देखेगा, मतलब उस कंट्री में मंगल मतलब आर्मी और पुलिस का ही आधिपत्य होगा। तो जब कहते हैं कि इस ग्रुप ने ऐसे टेरर अटैक कर दिया किसी कंट्री पे या भारत पे या किसी क्षेत्र पे, ये सपोले हैं। ये रहेंगे ही नहीं, ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे, और ये सिर्फ आर्मी के बल पर ही अपना दमखम दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये। और आर्मी जब नहीं रहेगी तो इनका क्या होगा?
तो बेसिकली जो टारगेट होना चाहिए भारत का, इन ये छोटे छोटे सपोलों को थोड़े नहीं मारना है। आप बैठ रहे कि जो बड़े नाग हैं उनको उनको नष्ट करना जरूरी है। तो जिसमें कि आर्मी के अंदर लोग छुपे हुए हैं, ये जो वॉर करवा रहे हैं, ये जो कश्मीर में जो भी हुआ, एस्ट्रोलॉजिकली यही दिखाई देता है कि ये आर्मी के द्वारा ही करवाया गया ऑपरेशन है। ये किसी ग्रुप्स का नहीं है ये। आपने ये भी कहा प्रशांत जी कि पाकिस्तान चाहे इकोनॉमिकली हम देखें या हर तरह से आपने कहा कि वो टूटेगा, जी हाँ। और हर तरह से वो ख़त्म ही हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान की टूट रहेगी, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, लोगों में रोष रहेगा या 5 टुकड़ों में बटेगा, इन सब के पीछे क्या भारत का ही हाथ होगा या दूसरे देश भी हो सकते हैं? इसके पीछे देखिए स्ट्रेटजी तो भारत की ही चलेगी। आप शालिनी वो वक्त याद कीजिए 1971 का, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान हिस्सा था और किस तरह से उन्होंने जुर्म ढाए थे। 3 से 4 लाख महिलाओं का वहाँ पर बलात्कार हुआ था, लोगों को मार दिया गया था, लाशें सड़ रही थी उस टाइम पे। भारत ने इंटरविन करने की कोशिश की तो भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया गया था, एयर स्ट्राइक हुई थी। उस समय तो हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बहुत कम थी। रशिया के साथ तो बाद में युद्ध संधि हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने की थी। अब सोचिए ना, हमारी स्ट्रेटजिकल वॉर इतनी ज़बरदस्त थी, हमारे कुछ एक सैनिक 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बांग्लादेश में जाकर बंधक बना लेते हैं। तो भारत की युद्ध नीति बहुत पावरफुल है। और सोचिए वो भी देखिए, यूएसए पाकिस्तान का साथ दे रहा था। हाँ। अब यूएसए किसी कंट्री का साथ दे और दूसरा जो शत्रु देश है, विरोधी देश, वो युद्ध लड़ ले, ऐसा हो सकता है? जब 1971 में यूएसए पाकिस्तान के साथ खड़ा था और पाकिस्तान के हमने एक टुकड़ा अलग करवा के बांग्लादेश बनवा दिया, तो क्या भारत अभी 5 या 6 टुकड़े नहीं बनवा पाएगा? अब तो बहुत आसान है, अब तो घंटों का गेम है हमारे लिए। लेकिन क्या होता है ना कि पूरी दुनिया, कूटनीति, जियोपॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करना है। क्योंकि मानवाधिकार वाले जब हमारे लोग वहाँ पे मारे जाते हैं कश्मीर में, तब नहीं आएगा कोई भी आगे। लेकिन पाकिस्तान पे जब खंड करवाने की कोशिश की जाएगी, तब उनको नज़र आ जाएगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ तब नहीं आएंगे लोग। तो भारत ही करवाएगा, चाहे वो स्ट्रेटजिकल वॉर अफ़गानिस्तान के थ्रू हो, ईरान के थ्रू हो, बलूचिस्तान के साथ हो। खुल के कहना चाहूँगा मैं, और ये कुंडली में योग बने हुए हैं कि भारत का जो छठा हाउस है सक्रिय है। अब भारत इतना बड़ा छापामार युद्ध करेगा कि पाकिस्तान की सेना को ये भी समझ नहीं आएगा कि ये मिसाइल्स गिर रही हैं तो पीछे से आ रही हैं, सामने से आ रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं, ईस्ट से आ रही हैं। तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज़ गोइंग ऑन, विल बी गोइंग ऑन। और ये जो कन्फ्यूज़न होगा, सेना वहाँ से भागेगी, क्योंकि वहाँ पर आगजनी की घटनाएं होंगी, फायर होगा, क्योंकि कुछ ऐसे वेपन्स वहाँ पर प्रयोग में लाए जाएंगे जो जिससे कि जैसे होता है ना, आग के विस्फोट होंगे, और जिससे आर्मी भागेगी। आर्मी युद्ध नहीं करेगी, वहाँ पर बहुत पीछे जाती चली जाएगी। आप कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। शिमला समझौते की भी आपने देखा होगा, अभी ये लोग बात कर रहे थे। आई डोंट नो ये बेवकूफ़ी कहाँ से आ जाती है लोगों के मन में कि कह रहे हैं कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। भाई, अगर तुम लोग शिमला समझौता तोड़ोगे तो हमारी आर्मी लाहौर में और कराची में नहीं बैठ जाएगी? बिल्कुल। मतलब सोचिए, दिमाग भी नहीं है लोगों के पास। लेकिन हाँ, शिमला समझौता टूटेगा अभी, इसे हमारा ही फायदा है। बिल्कुल। हाँ। इन्होंने तो बात कही और ये बात से पलट गए पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान की आर्मी, जिन्होंने ये बात कही कि शिमला समझौता हम तोड़ देंगे, और इन्होंने बात की, पलट गए। और वहाँ के आका भी यही कह रहे थे कि शिमला समझौते को हम तोड़ देंगे। शालिनी, अब आप देख लीजिएगा, ये तो नहीं तोड़ पाए, ये अपनी बात से पलट गए। लेकिन अब शिमला समझौता टूटेगा, भारत तोड़ेगा शिमला समझौता, और हमारी सेनाएं लाहौर में, कराची में बैठी होंगी और बहुत अंदर चली जाएंगी। लेकिन अब नया कोई शिमला समझौता या कोई दिल्ली समझौता नया नहीं होने वाला है कि हम लाहौर में बैठे हैं और वो हमें बैक करेंगे, भीख मांगेंगे कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, पीछे हट जाइए, और फिर से कोई नया समझौता करते हैं। जी नहीं, अब ये वो भारत नहीं है, क्योंकि हमारी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है सितंबर 2026 में। अब हम माफ़ नहीं करेंगे शत्रुओं को। और अभी जो भी होने वाला है, पीओके कैप्चर होगा, बलूचिस्तान एक अलग प्रोविंस बनेगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा,
खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। अब इतने टुकड़े करवा दिए जाएंगे कि पाकिस्तान होगा तो कहाँ होगा? क्या कोई ऐसा देश होगा भी? शानली, अब ऐसा कोई देश नहीं बचेगा वहाँ पर। अब ये छोटे छोटे टुकड़े बचेंगे। जैसे नेपाल के साथ जो भी हमारी संधि है, या अगर हम बड़ी बात करें तो भूटान, भूटान को भारत का बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त है। आज अगर भूटान में हमारी भारतीय आर्मी थोड़ा सा पीछे हट जाए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि आप पीछे आ जाओ, चाइना मात्र 2 घंटे में भूटान को कैप्चर कर लेगा। युद्ध भी नहीं होगा वहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा। तो एक ठीक है, हो सकता है कि भूटान के लोगों को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन भूटान एक ऐसा कंट्री है आज की डेट में कि भारत का ही संरक्षण प्राप्त है। भारत का हाथ खींच लेते हैं तो ये एक प्रोविंस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चाइना को घंटों मात्र लगेंगे उसको एक अपना नया राज्य बनाने में और वहाँ पे साम्यवादी सरकार लाने में। तो इसी तरह से आगे जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं भारत के, सितंबर 2026 के बाद मंगल की महादशा स्टार्ट होगी और ये चलेगी 2033 सितंबर तक। तो भारत अभी ऐसे ही स्ट्रेटेजिकल मूव करेगा कि छोटे छोटे प्रोविंस बनाएगा और बाद में ये प्रोविंस भारत में धीरे धीरे मर्ज होते चले जाएंगे, क्योंकि वो अखंड भारत बनने का समय भी आ रहा है। लेकिन बेटर है कि वो अखंड भारत फोर्सफुल तरीके से ना बनाया जाए, क्योंकि हमारी विस्तारवादी नीति कभी रही ही नहीं है। बेटर है कि वो लोग खुद चाहें कि वो भारत में मर्ज होना चाहेंगे। मैं आपकी बात को कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही पॉडकास्ट किया है, हमारे फॉर्मर डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट जी, और उन्होंने एग्जैक्टली वही बातें कही हैं जो आप ज्योतिष के ज़रिए समझा रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि भारत को कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के लोग खुद वहाँ की सरकार से और सेना से इतना परेशान हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें या हम सिंध प्रांत की बात करें, पंजाब एक अलग उनका देश बन सकता है। तो ऐसे करके 4-5 टुकड़े होंगे। और आप ये कह रहे हैं कि कुंडली भी इसी ओर इशारा पाकिस्तान का कर रही है। आप जो कह रहे हैं कि शिमला समझौता रद्द होगा और भारत करेगा, हम करेंगे इस बार रद्द। हाँ। हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी इस शिमला समझौते को निस्संदेह रद्द करेगी। ये मैं ज्योतिष के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरी गणना के माध्यम से। तो लगभग आपकी और अनिल कुमार भट्ट जी की दोनों की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुझे समानता दिखाई दे रही है। और पिछली बार भी, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ प्रशांत जी, कि आपकी भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक बैठी कि उनके ऊपर अब तो संदेह करने का वैसे भी मुझे लगता है कोई, अगर मेरा व्यूवर भी जिसने वो पॉडकास्ट देखा है और ज्योतिष को लेके उसके मन में अगर कहीं कोई किंतु परंतु रहा होगा तो वो सारा कुछ दूर हो गया होगा। मैं यहाँ ये भी समझना चाहती हूँ कि मेरे उस पॉडकास्ट में भी आपने कहा कि 26 सितंबर 2026 को वॉर होगी और इंडिया शुरुआत उसकी करेगा। अभी आपने कहा कि एयर स्ट्राइक होगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी आपसे ये पूछ लूँ कि हम क्या, आप क्योंकि बड़े दावे से आप बता रहे हैं कि एयर स्ट्राइक होगी और 5 मई से लेके 26 में आपने कहा 5 मई से 24 मई के बीच में योग बन चुके हैं। हाँ। भारत स्ट्राइक करेगा। ये एयर स्ट्राइक भी हो सकती है, हो नहीं सकती कहना चाहूँगा, दावा ही करूँगा इस बार में, हाँ। कि ये एयर स्ट्राइक भी होगी, मिसाइल अटैक भी होंगे। हमारी ब्रह्मोस भी इस बार दमखम दिखाएगी। एंड जो हमारी समुद्री सेना, जो हमारी जल सेना है, वो भी अटैक करेगी। थल सेना के द्वारा भी अटैक होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजिकल वॉर इसलिए भी होगी क्योंकि देखिए, मैं जब भी कोई भविष्यवाणी देता हूँ वॉर के बारे में भी, तो मुझे कुंडली का 10th हाउस भी देखना है किसी देश की कुंडली का। तो अपने देश की कुंडली का मैं 10th हाउस भी जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और सूर्य की स्थिति भी देख रहा हूँ, तो सूर्य बहुत पावरफुल है इस वर्ष में हमारी कुंडली में। माना कि मृत्यु योग बने हैं, उसके उपाय भी हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे कि 2 बातें हो रही हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जो परेशानियाँ हैं उसके समाधान है, मृत्यु योग बने हैं उसका समाधान है, सूर्य पावर में है। और मंगल को अगले वर्ष, आपने तो डेट भी याद रखी है मेरी, 26 सितंबर 2026 मैंने कही थी। मुझे अच्छा लगा कि आपने वो डेट आज भी याद रखी है। इसके बाद भारत के डिफेंस सेक्टर्स, डिफेंस के शेयर्स 10 टाइम हाई चले जाएंगे। ऐसे थोड़े नहीं हाई चले जाएंगे। जब हम अपने वेपनरीज का अभी प्रयोग करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के वेपन्स का दमखम, कि पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसका तोड़ क्या निकालें। तभी तो वेपन्स बिकेंगे ना शालिनी, ऐसे थोड़ी नहीं बिकेंगे। क्योंकि 2027 में भारत दुनिया में डिफेंस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला है। तो आप उसका ट्रायल कहाँ पर करोगे? ऐसे युद्धों में तो ट्रायल होते हैं। और एक माना कि बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ,
बट ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने ना भारत को मौका दे दिया एक बड़ी स्ट्राइक करने का। बालाकोट में क्या हुआ था, क्या हमने पूछ के स्ट्राइक की? अभी भी लोग आज यही सोच रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आर्मी कुछ नहीं कर रही है, आर्मी को ओपन हैंड दे दिया है। उस समय भी तो ऐसा हुआ था, आप भी न्यूज़ में है। हमें सुबह न्यूज़ आई थी 5:30 5:40 के आसपास कि भारतीय आर्मी जो करना था करके आ भी चुकी है। हाँ। तो ये ऐसी न्यूज़ मिलेगी इस बार कि जो भी करना था रात के समय हो चुका है, क्योंकि युद्ध अभी पुरानी प्रणाली के साथ नहीं चलते हैं, अभी छापामार युद्ध ही चलते हैं और यही सब देखने को मिलेगा। जब आप युद्ध की बात करते हैं प्रशांत जी, पिछली बार भी मैं बहुत मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बहुत चौंकाने वाले थे, और हमेशा ही क्योंकि मैंने 2-3 पॉडकास्ट पहलगाम के ऊपर हमारे जो सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके साथ किया, तो सबका यही कहना है कि युद्ध कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। ख़ासकर मैं पाकिस्तान के लिए ये बात ज्योतिष के ज़रिए आपसे समझना चाहती हूँ कि एक कहावत है ना, बंदर के हाथ में उस्तरा। तो पाकिस्तान के हाथ में वो जो परमाणु बम लग गया है, तो उसकी हालत भी वही है, और वो बीच बीच में कहता भी रहता है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं और न्यूक्लियर अटैक हम कर सकते हैं। तो क्या आप ये जो वॉर जैसी सिचुएशन देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर क्या सिविलियंस को तो नुकसान होता हुआ आप नहीं देख रहे हैं? सिविलियंस को डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन ये जो अभी वॉर होगी 2 बार होगी। मई 2025 में दिखाई दे रही है, सितंबर में सूर्य ग्रहण आने वाला है 2025 को, उस समय भी वॉर होगी। इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे। तो इस वर्ष में 2 बार बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान पर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस बार हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी कि भारतीय सेना का कोई भी सैनिक आहत ना हो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि हमारे भारतीय आर्मी के इतने सैनिक शहीद हो गए। जिनके घर में गिरती है ना शालिनी जी, उन्हीं को पता होता है कि शहीदी होती क्या है। एक सैनिक शहीद होता है ना, उसकी फैमिली की फैमिली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो कहा जाता है कि एक आर्मी के फैमिली वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ठीक है, इस तरह की बातें होती है, लेकिन जो कहर गिरता है फैमिली के ऊपर बाद में, और इसका जो निचोड़ है भारत की कुंडली में निकल चुका है। आप देखेंगे अभी जो भी होगा, न्यूज़ आएगी कि भारतीय आर्मी का शायद ही कोई सैनिक इस बार आहत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जी हाँ, सिविलियंस के ऊपर परेशानियां आएंगी। चाहे हो सकता है हमारे बॉर्डर्स में लगते हुए कुछ सिविलियंस हों, या बॉर्डर्स के उस तरफ परेशानियां तो आएंगी। और जो आपने कहा कि युद्ध विकल्प नहीं है, आप सोचिए ना, भारत युद्ध चाहता कब था? हमारी तो विस्तारवादी नीति कभी रही ही नहीं है। आप तीनों युद्धों को देख लीजिए, 62, 71, कारगिल वार, अभी ये जो भी जिस तरीके के छापामार युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो पठानकोट है, आपका मुंबई 26/11 हो गया, हमने कब युद्ध किया? हमने कब वहाँ पर जाके स्ट्राइक की? आप हमारे ऊपर ही युद्ध थोपते जा रहे हो लगातार, तो हम चुप थोड़ी नहीं बैठेंगे। और ऐसा थोड़ी नहीं कि आप बार बार ईंट मारेंगे और हम हमेशा पत्थर मारेंगे। इस बार हम खुद भी तो शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला। मैं व्यूवर्स को भी ये कहूँगी कि जैसे पिछली बार आपने बहुत सारा कमेंट किया था, चाहे वो सही गलत, प्रशांत जी को प्यार देने वाला या उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने वाला, तो वो आप इस बार भी कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कर सकते हैं, ताकि अगला पॉडकास्ट जब हम करें तो उनसे वो सवाल पूछ सकें। जैसे मैंने आज कहा कि भाई लोग तो कह रहे थे आपने सरकार से पैसे लिए हैं, तो आपका वो सही कॉमेंट है, गलत है, जो भी आपके दिल में ख्याल आता है इस पॉडकास्ट को लेकर, वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप सोचते हैं। और कोई सवाल भी अगर है आपका ज्योतिष से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शालिनी जी। एंड दोस्तों, आप लोगों को जय हिंद, भारत माता की जय।